Hello everyone. Today we will see nuclear reactions. न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम लोग देखेंगे कि रिएक्शंस में स्पेशली न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन के कारण क्या हैं। छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे जो कि बोर्ड लेवल पे पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं जानना है बिकॉज हमारा एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो हम लोग कम्प्लीटली उसी पे फोकस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस, इसमें आपको सबसे पहले जानना है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी मीन्स इसका नेचर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ए न्यूक्लियर फेनोमेनन वेयर एन अनस्टेबल न्यूक्लियाइज अंडरगोज डिके इज टर्म्ड एज रेडियो एक्टिव डिके। इसमें आपको जानना है कि रेडियो एक्टिव डिके होता क्या है, दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं वो टूट जाते हैं, जैसे कि मैंने पिछले में बताया था कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है उसके हिसाब से हम लोग उसको क्या करते हैं, अगर ज्यादा होती है तो वो उस फॉर्म में जाने की कोशिश करती है। यहाँ पे देखेंगे इसके कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। इसमें एक आता है अल्फा डिके जिसमें हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकलता है। दूसरा होता है बीटा डिके जिसमें एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनिएगा क्या मैंने कहा, बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन की तरह या पॉजिट्रॉन की तरह। देखिए पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन में अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बाकी दोनों एक जैसे होते हैं, मास दोनों का सेम होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह मास होता है पॉजिट्रॉन का भी। उसे हम बोलते हैं बीटा डिके। तीसरा जो है गामा डिके। गामा डिके मीन्स हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेडियो एक्टिविटी है और इसके थ्रू न्यूक्लियस जो है वो डिके होता है और डिके होने के बाद वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इसमें दो तरह के पढ़ने हैं। पहला है जिसमें न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन में क्या है, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शंस। आपने सुना होगा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर बम ब्लास्ट के बारे में। तो उसमें इस टेक्निक का यूज किया जाता है जिसमें क्या होता है कि जो फिशन, फिशन का मतलब टूटना, न्यूक्लियर फिशन मतलब न्यूक्लियस का टूटना। फिशन इज ट्रिगर्ड बाय बॉम्बार्डिंग न्यूक्लियाई। मीन्स ट्रिगर का मतलब होता है स्टार्ट करना। कोई बॉम्बार्डिंग न्यूक्लियाई लेते हैं, जैसे कि आपका न्यूट्रॉन 235 पे, इसमें हम लोग बॉम्बार्ड कर देते हैं और ये है आपका यूरेनियम 235, ये टूटेगा। देखिए कैसे टूट सकता है। इसके तीन तरह के रिएक्शंस हैं। यूरेनियम 235 जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, एटॉमिक मास नंबर 235 है, इस पे हम न्यूट्रॉन का बॉम्बार्ड करते हैं तो ये यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये टूटता है बेरियम में, क्रिप्टॉन में और तीन न्यूट्रॉन बाहर निकलता है। दूसरा तरह का जो रिएक्शन है उसमें है द सेम प्रोसेस, न्यूट्रॉन अटैक कर रहा है यूरेनियम पे, ये एंटीमनी, न्यूबेडियम एंड नाइट न्यूट्रॉन में टूट रहा है। अगला जो है यूरेनियम, अगेन न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट के बाद जेनॉन, स्ट्रोंटियम और न्यूट्रॉन में टूट रहा है। तो ये रिएक्शंस आपको याद कर लेने हैं। बेरियम के साथ क्या बनेगा, क्रिप्टन और न्यूट्रॉन बनेगा। एसबी के साथ एनबी और न्यूट्रॉन बनेगा। एक्सी के साथ एसआर और एन बनेगा। ये आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ विल सी एनर्जी रिलीज। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेज एज फ्रेगमेंट्स आर मोर टाइटली बॉन्ड। देखिए आपको पता है कि 30 से कम और 170 से ज्यादा कि जितने भी मास नंबर के न्यूक्लियाई होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 170 से ज्यादा है, 235, ये किस में टूट रहा है, 30 और 144 के बीच के रेंज में आ रहा है। यानी कि दिस फ्रेगमेंट्स, दिस न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल देन यूरेनियम, दैट्स वाई ये क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। ठीक है। गेन इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लीडिंग टू 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी रिलीज पर फिशन इवेंट। बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये भी आप नोट कर सकते हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। एप्लीकेशन जैसा मैंने बताया, न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होता है, और दूसरा एटॉमिक बॉम्ब बनाने में। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन वही है जो सन में होता है, स्टार्स में होता है, जो हमारी एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। इसमें क्या होता है, फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है। तो फ्यूजन का जुड़ने से क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियाई, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि छोटे छोटे न्यूक्लियाई वो जुड़ेंगे और वो क्या करेंगे, बहुत ही बड़ा, लार्जर और ज्यादा टाइटली बॉन्ड न्यूक्लियस बनाएंगे, टाइटली पैक न्यूक्लियस बनाएंगे। इसमें भी बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज ड्यू टू द लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द रिजल्टिंग न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होती है, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स इसके कौन कौन से, ये भी एग्जांपल्स हाईली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको
कि जिन जिन एग्जांपल्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसका ध्यान रखिए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आप डेटा को याद मत रखिए, बट आपको पता होना चाहिए कि किसके मिलने से क्या होता है। जैसे कि यहाँ मैंने कहा डेटा याद नहीं करना, तो ये 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको याद नहीं करना, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनता है। ठीक है, तो ये है प्रोटियम, ये भी प्रोटियम, ये बना रहा है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। ये पॉजिट्रॉन निकल रहा है। देखिए ई माइनस होता तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम इसको, ये ई प्लस है तो पॉजिट्रॉन है, और ये आपका न्यू है। उसी तरह से ये ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम मिलके क्या बना रहा है? हीलियम बना रहा है। हीलियम का आइसोटॉप है ये, जिसका एटॉमिक मास 3 है, प्लस न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है। उसी तरह से ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ट्राइटियम एंड हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं, बना रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये डेटा आपको याद नहीं रखना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस रिएक्शन में जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि केमिकल रिएक्शन में जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में होती है। रेलिवेंस, न्यूक्लियर फ्यूजन पावर स्टार को और सन को, जैसा मैंने बताया, किसी से हमारे सन और स्टार में एनर्जी आती है। कंडीशंस फॉर फ्यूजन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा, जो मैं बताने जा रहा हूँ कंडीशंस फॉर फ्यूजन 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। फॉर फ्यूजन टू अकर टू न्यूक्लियाई मस्ट ओवरकम कूलम रिपल्सन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई। देखिए, दो प्रोटॉन है या दो न्यूक्लियस है तो उसमें प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन क्या करता है? पॉजिटिव चार्जेज होते हैं, वो क्या करते हैं? आपस में रिपेल करेंगे। तो जब आप फ्यूजन करा रहे हैं तो फ्यूजन कराने में क्या होता है कि आप दो न्यूक्लियाई को पास पास लाते हैं, तो जब पास लाएंगे तो क्या होगा? वो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, वो रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो रिपेल करने को काउंटर करने के लिए आपको उसमें और ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा हीट डालना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगा? आपस में टक्कर मारेगा, आपस में कोलाइड करेगा। तो इसलिए इसी का ध्यान रखना है कि ह्यूज कूलम रिपल्सन इज देयर, ठीक है, टू कम क्लोज इनफ फॉर द न्यूक्लियर फोर्स टू एक्ट। द एनर्जी नीडेड टू ओवरकम द कूलम बैरियर डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड साइज ऑफ इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई। कहता है कि जो एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए उस कूलम बैरियर को ट्रांसफर करने के लिए, तोड़ने के लिए। फॉर टू प्रोटॉन्स द प्रोटोन इज द बैरियर इज 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। एस्टिमेटेड टेम्परेचर फॉर प्रोटॉन्स टू ओवरकम द बैरियर इज 3 × 10⁹ केल्विन। 3 × 10⁹ केल्विन, समझिए, 3 अरब केल्विन, ठीक है। 3 अरब केल्विन टेम्परेचर चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग का जो होता है रूम टेम्परेचर, वो 273 केल्विन होता है। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए फ्यूजन रिएक्शन के लिए। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन अचीव्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर टू प्रोवाइड सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी फॉर ओवरकमिंग कूलम रिपल्सन। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हम लोग को हाई बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स इंक्लूडिंग द सन। द सन्स कोर टेम्परेचर, सन का जो कोर टेम्परेचर वो लगभग 10⁻⁷ केल्विन है, जहां पे फ्यूजन रिएक्शन होता है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ कि फ्यूजन इन द सन कैसे होता है। इसमें भी आपको बहुत डिटेल्स याद नहीं करना है, ये सारे डेटा आपको याद नहीं करने हैं, बस आपको ये याद कर लेना है कि फाइनल रिएक्शंस क्या होता है, जो मैं आपको बताऊंगा, और किस किस स्टेज से जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके प्रोटियम प्रोटियम, हाइड्रोजन का आइसोटॉप मिलके ड्यूटेरियम बनाया। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके गामा रेज बना रहे हैं। ये आपका है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप, प्रोटियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप, ये मिलके क्या बना रहा है? हीलियम 3, दैट इज द हीलियम आइसोटोप। अगेन हीलियम 3 एंड हीलियम 3, ये दोनों हीलियम के आइसोटॉप्स हैं, जो कि क्या बना रहे हैं? हीलियम 4 बना रहे हैं, प्लस हाइड्रोजन। ओवरऑल रिएक्शन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना है। 4 हाइड्रोजन का आइटम 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है, 2 हीलियम का आइटम, +2 न्यू, +6 गामा, +26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेटा को भी याद कर लीजिए कि 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हायर एलिमेंट सिंथेसिस। अब देखिए सूरज में क्या होता है कि पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहा, वो मिलके हीलियम बना लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला, फिर हीलियम बना लिया। फिर क्या होता है, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो हीलियम हीलियम आपस में टक्कर मारेगा, और वो फिर कन्वर्ट होगा हायर आइटम्स में, यानी कि वो कार्बन में कन्वर्ट होगा, फिर जाके न्यूट्रोजन नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा। तो ऐसा ही होता है। तो देखते हैं उसके बारे में क्या ये कहता है कि एज द सन्स हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम, जैसे ही सूरज का हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका जो अंदर पार्ट है वो धीमा धीमा ठंडा होने लगेगा और अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर बाद में जब टेम्परेचर 10⁸, ठीक है,
मतलब आप समझ लीजिए 100 करोड़ के आसपास, जब 100 करोड़ के आसपास, इनफैक्ट आप कहिए इट इज 10 करोड़, एग्जैक्टली 10 करोड़। तो 10 करोड़ के आसपास जब टेम्परेचर पहुंचेगा केल्विन में, तो हीलियम न्यूक्लियाई क्या होगा, फ्यूज करेगा, यानी कि आपस में टक्कर मारेगा और कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद नाइट्रोजन फिर हाइयर हाइयर एलिमेंट्स में बदलते जाता है। बट एलिमेंट्स बियॉन्ड द बाइंडिंग एनर्जी पीक कैन नॉट फॉर्म थ्रू फ्यूजन। उसके ज्यादा एक पार्टिकुलर एलिमेंट से जो आपने पढ़ा है काइनेटिक बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, उससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ता है। बट उतना मैटर आपको नहीं करता है, एग्जाम के लिए आपको इतना जानना जरूरी है, इससे आगे ज्यादा डिटेल्स में मत जानिए। लाइफ साइकिल ऑफ द सन। अब देखिए सन में किस तरह से सन का लाइफ भी होता है, जैसे हमारा लाइफ होता है वैसे सन की भी लाइफ होती है। अभी उसका जो उम्र है, करेंट उम्र जो है वो लगभग 5 अरब साल है, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो उसमें सफिशियंट है वो 5 अरब साल और के लिए, ठीक है। 5 अरब साल सूर्य जिंदा रह चुका है, 5 अरब साल और जिएगा। उसके बाद वो क्या होगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, और वो फिर हाइड्रोजन पूरी तरह से हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और हीलियम के बाद वो फिर कार्बन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा 5 साल के बाद। फ्यूचर स्टेजेस में क्या है, अब ये हाइड्रोजन बर्निंग विल स्टॉप, सन विल कूल, ग्रेविटी विल कॉज द स्टॉप सन टू कोलैप्स, रेजिंग द कोर टेम्परेचर, एक्सपेंडिंग द आउटर एनवलप, फॉर्मिंग ए रेड जायंट। ये आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बस ऐसे ही मैंने बता दिया आपको ताकि आपको पता हो। नाउ ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी की हंगरी लोग हैं, ठीक है, हम लोग को एनर्जी बहुत चाहिए। तो ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये बहुत बड़ा स्कोप है, हमारे लिए एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। तो इसकी पोटेंशियल इतनी समझ लीजिए कि ये बहुत अनलिमिटेड अमाउंट, अनलिमिटेड एनर्जी दे सकता है। और जैसे कोयला में धुआं निकलता है ना, धुआं नहीं निकलता, ये बिल्कुल साफ है, इसीलिए बोलते हैं अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी हमको सप्लाई करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्या है, जिस तरह से सूर्य में एनर्जी कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन हीलियम में, उसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट किया जाए। प्रॉब्लम क्या है कि 10 से पावर 8 केल्विन हमको टेम्परेचर चाहिए, और उस तभी हम क्रिएट कर सकते हैं। इतने टेम्परेचर पे हमको क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मा क्रिएट करेंगे ना। यहाँ पे देखिए चैलेंजेस, ठीक है, अच्छी बात है, जरूरत इंपॉर्टेंट है तो हम लोग इसको डेवलप कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है कि आप सोचिए इतना ज्यादा टेम्परेचर है, आपने देखा हुआ आयरन को भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रखते हैं तो पिघल जाता है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे कोई कंटेनर कहाँ से लेके आए जो इतना इस प्लाज्मा को क्या करे, अपने में कन्फाइन कर सके। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उसके बाद लेकिन रिसर्चेज चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं हम लोग, रिसर्च इज ऑनगोइंग ग्लोबली इंक्लूडिंग इन इंडिया, टू डेवलप कंट्रोल फ्यूजन रिएक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है हमारा भविष्य का एनर्जी सोर्स है, बट उसमें अभी भी काम चल रहा है रिसर्च को, ताकि हम उसको यूज कर सकें उस टेक्नोलॉजी को, राइट। अब देखें कंजर्वेशन इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या कंजर्व होता है, आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उसमें मास कंजर्व होता है। तो यहाँ कहता है अनलाइक केमिकल रिएक्शंस दैट कंजर्व द नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज मास कंजर्वेशन, न्यूक्लियर रिएक्शंस कंजर्व द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंजर्व होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें ये कंजर्व नहीं होता कि एटम कंजर्व, हमको उससे लेना देना नहीं है, हमें न्यूक्लियन से मतलब है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की कंजर्वेशन से मतलब है। एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे है, 235 न्यूक्लियंस यहाँ पे हैं, टोटल हो गए 236। यहाँ पे भी देखेंगे 144 प्लस 89 प्लस 3, यहाँ भी आप जोड़ेंगे तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 236। यानी कि 236 न्यूक्लियन यहाँ पे रिएक्शन से पहले, 236 न्यूक्लियन रिएक्शन के बाद। मास एनर्जी इंटर कन्वर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कन्वर्जन यहाँ होता है। बाइंडिंग एनर्जी कंट्रीब्यूट्स नेगेटिव टू द मास। अब आपने पढ़ा है मास डिफेक्ट, यानी कि जैसे रिएक्शंस होंगे, चाहे वो न्यूक्लियर हो, फिशन हो, चाहे वो फ्यूजन हो, मास डिफेक्ट होगा। और ये मास डिफेक्ट कहाँ जाएगा, आपने पढ़ा है आइंस्टीन्स इक्वेशन, डेल्टा एम सी स्क्वायर, एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा मास डिफेक्ट। एनर्जी रिलीज इन रिएक्शन इज द डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। तो एनर्जी जितना रिलीज होता है वो क्या करता है, मास डिफेक्ट ही कन्वर्ट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना चाहिए, केमिकल वर्सेस न्यूक्लियर रिएक्शंस। मास एनर्जी कन्वर्सन ऑल्सो occurs इन केमिकल रिएक्शन, बट इट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में भी एनर्जी कन्वर्ट होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बट उसका अमाउंट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन था, मैंने बहुत तेजी से बताने की कोशिश की है, ठीक है, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट्स भी लिख सकते हैं, और अगर आप नोट्स लिखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, टाइम नहीं है, तो आप सुन लीजिए इसको एक बार, दिमाग में रखिए, कुछ कुछ जो मैंने कहा है इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान कीजिए, और आपका ये न्यूक्लियर रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।